2018 में वो आदमी अपने सरकारी निवास से निकल करके भारत के आजादी के तथाकथित इतिहास में पहली बार जिस 15 अगस्त से भारत का प्रधानमंत्री देश को, राष्ट्र को संबोधित करता है, इसी आजाद भारत में आपकी ताकत के कारण 21 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार यह हिम्मत जुटाई कि 21 अक्टूबर को जिस आजादी की घोषणा सुभाष चंद्र बोस ने की है, मैं आज जाऊंगा लाल किले पे और वहां जाकर के फूल चढ़ाऊंगा। यह उस दिन तय हो गया था जब 21 अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री पहली बार इतिहास में 21 अक्टूबर को लाल किले गए। तब भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद हमारी सिर्फ इतनी ही मांग थी, जिसमें न हमारी कोई जाति का मामला है, न इलाके का मामला है, न संगठन का मामला है। हम बार बार ये मानते थे, एक बार स्थापित कर दो, उसको ऐसी जगह स्थापित कर दो जिससे आने वाली पीढ़ियां उस आदमी को देखेंगी और उसका इतिहास खंगाल लेंगी, तो फूल वाले चाचा का झूठा इतिहास अपने आप एक्सपोज हो जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इंदौर में बुला करके मौका दिया। इसी इंदौर के साथ में कल एक प्रोग्राम उज्जैन में रखा गया था। यह बार बार मैं सार्वजनिक मंचों से इसलिए कह देता हूं कि किसी के मन में किसी किस्म का कष्ट न रहे। इस 12-13 साल के सफर में मैंने पहली बार आयोजकों से हाथ जोड़ के सिर्फ यह कहा कि किसी तरीके से कल का प्रोग्राम, उज्जैन का प्रोग्राम, आप 2 दिन बाद कहेंगे मैं आ जाऊंगा। अगर आपका कुछ पैसा इसमें खर्च हो गया है तो मैं लोगों से मांग के अपनी टिकट से आ जाऊंगा, लेकिन 8 तारीख का प्रोग्राम आप थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। वो अच्छे लोग थे, आज सुबह आए, बोले हमने आपकी बात मान ली है और हम उसकी वजह भी जानते हैं, आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, और मुझे 23 सितंबर का कार्ड देके गए हैं। और ये मैंने सिर्फ इसलिए नहीं कहा कि इसमें कोई मुझे निजी, मैं ना इतना बड़ा हूं न मुझे ये गलत फहमी है, इसलिए कल जब मैं वहां से चला तो मेरे साथी ओम यादव जी, जो आपके साथ बैठे होंगे, वही देश भर में प्रोग्राम को सब देखते हैं, उन्होंने, मेरा फोन उन्हीं के पास ज्यादातर रहता है, उन्होंने कहा कि आपका कल के प्रोग्राम का इनविटेशन आया है। मैं उसमें सिर्फ इसलिए जाना चाहता हूं, उस ऐतिहासिक घटना जिसको करीब करीब पिछले 13 साल में हर भाषण में बोला। सुभाष जिंदा हमने नहीं देखे, लेकिन 260 टन की उस चट्टान को काट करके ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति सुभाष की जब वहां लग रही होगी, जो अब से कुछ देर पहले उस कैनोपी के अंदर, उस छतरी के अंदर स्थापित हो गई है, और जब दुनिया उसे देखेगी तो जो लोगों ने मुझे अभी बताया है, लोग कहते हैं कि उसकी तरफ देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सचमुच का सुभाष खड़ा है। इसलिए मुझे उसमें रहना था, मैं रहना चाहता था, इसलिए मैंने पहली बार इस सफर में किसी आयोजक से कहा कि एक दिन के लिए प्रोग्राम आप बदल दीजिए। मैं उन आयोजकों के जो भी यहां बैठे हैं, मैं उनसे फिर एक बार माफी चाहता हूं कि मेरी मजबूरी है कि किसी को यह ना लगे कि बोलने से 4 लोग मेरी बात सुनने लगे हैं तो मेरे अंदर एरोगेंस आ गया है, और सत्ता के शीर्ष के घर से अगर कोई निमंत्रण आया है तो मैं उसको ठुकरा दूं, यह अच्छा नहीं है। इसलिए जाना चाहता हूं मैं। लिहाजा सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन क्या हमारी जनरेशन ये जानती है? क्या हमारे माता पिता ये जानते हैं, जो छोटी छोटी बात पर गलत तरीके की नसीहत देते हैं? सुभाष चंद्र बोस के परिवार में 14 भाई बहन थे। आज तो आपको 2 भारी पड़ रहे हैं। 14 में से
सुभाष चंद्र बोस का 9वां नंबर था। परिवार की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, 14 में से एक ही को दुनिया जानती है, बाकी को नहीं जानती। इसलिए यह कहना कि हमारे ज्यादा बच्चे होंगे तो पढ़ाई कहां से कराएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने अपने पिता की बात रखने के लिए आईएएस का एग्जाम दिया, आईसीएस का, टॉप किया और कहा से कि आपको लगता था कि मैं ये नहीं कर सकता, आपकी संतुष्टि के लिए मैंने कर दिया, लेकिन मेरा कुछ और करने का मन है, इसीलिए सुभाष आज जिंदा है। इसलिए अपने मन में जो है, जिसे आप करना चाहते हैं, ये सोच के मत उसमें डरिए, इससे मिलेगा क्या। बड़े बड़े सीईओ, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक, वो कितने भी बड़े हो गए हों, मैं कल कुछ लोगों के साथ बैठा था, एक कपड़े की बड़ी चर्चा हुआ करती थी, रेमंड का कपड़ा, जो पहन लेता था वो रईस कहलाता था। मुंबई जाइए, अपनी आंखों से देखिए, रेमंड कंपनी के मालिक का मां और पिता मुंबई की सड़कों पर भीख मांगते हैं, फुटपाथ पे बैठते हैं, कोई खाना दे देता है तो खाना खाते हैं। बेटा जिंदा है, काम नहीं आया, इसलिए रुपया, पैसा, ये जो भी कुछ है, ये माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। बड़ी नौकरी प्राप्त करनी है, बड़ा पैसा कमाना है, अमेरिका जाना है, जापान जाना है। पैसा कमाने वालों का सिर्फ एक ही लक्ष्य है। इसलिए शिक्षा कहां डिफॉल्ट है उसमें वो कहना चाहता हूं। जो समाज, जो युवा सिर्फ अपनी मार्कशीट की चिंता करता है, मेरी मार्कशीट में मेरे नंबर 100% होने चाहिए। पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, सनातनी सभ्यता का इतिहास उठा के देख लीजिए, जिसने मार्कशीट की चिंता की, पूरी उम्र अपनी नौकरी बचाने में निकाल दी। जिनके पास मार्कशीट नहीं है, अलग अलग समय पे वही राष्ट्र बचा रहे हैं। इस दौर में भी आचार्य चाणक्य कौन थे, वो सब छोड़ दीजिए। इस दौर में भी 70 साल में पहली बार हमने देखा कि राजा अपनी कुर्सी पे बैठकर संविधान का पालन करता है, और संविधान से जब अलग खड़ा होता है, वही राजा उसको अपनी संस्कृति पर, अपने महापुरुषों पर, अपनी आस्थाओं पर, मान्यताओं पर इतना ज्यादा घमंड है कि वो जब प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से बाहर निकलता है और राम मंदिर की नींव रखी जाती है, तो भगवान राम के सामने दंडवत लेता है। यह है राष्ट्र, और यह शक्ति आपने दी कि तुम प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री के रूप में जो तुम्हें फैसले लेने हैं वो विधि विधान से लो, लेकिन तुम्हारी पहचान एक सनातनी की है। हमारे यहां बेटियां, बहनें, मेरे बेटे, मेरे साथी, जरा ध्यान दें। हम अपनी पहचान, तिलक लगा लिया तो कई बार मन में सोचते हैं, यार उधर से जाना है, जफर भाई से थोड़ी सी दोस्ती है, कहीं ऐसा ना हो कि बुरा मान जाए। यार तिलक लगाएंगे तो लोग हमें कट्टर हिंदूवादी कहेंगे, कोई हमें संघी कहेगा, कोई हमें बजरंग दल का कहेगा। मेरे भाई, जो समाज, जो घर, जो व्यक्ति विशेष
जब समाज की चिंता करने लगता है कि समाज मेरे बारे में क्या सोचता है, वो समाप्त हो जाता है। अपने ऊपर गर्व कीजिए, अपनी पहचान पे गर्व कीजिए, दुनिया आपके सामने झुकेगी।